हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहाँ चलाया जा रहा है। डेली 20 क्वेश्चन का सेट चलाया जा रहा है और इससे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट से पता चल रहा है कि आपको बहुत इससे फ़ायदा की ओर बुझा रहा है। आइए अगला सेट की ओर देखते हैं और अगला सेट देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ गया है आपका, निम्न में से कौन सा प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं के योग का गुणज है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं के योग का गुणज है। अब बताइए फॉर्मूला क्या होता है। एक फॉर्मूला लगता है nth प्रकृत संख्याओं का योग, 1 2 3 4 जाता है ना, उसमें होता है कि nth प्रकृत संख्याओं का योग क्या होता है। आप जानते होइएगा n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। ठीक है, तो 25 दिया है तो 25 इंटू 25 प्लस 1/2 अर्थात 25 गुना 26/2। 2 से कटेगा या 13, अर्थात लिख सकते हैं 25 गुना 13। कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन दिया है प्रथम 25 प्रकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 25 संख्याओं का योग ए आया, का गुणज, गुणज कितना आया 13। यही पूछ रहा है क्या है, तो ऑप्शन दिया हुआ है 12 13 25 24। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा 12 हो जाएगा, क्योंकि योग तो ए आया, उसके बाद गुणज कितना है 13। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा। क्वेश्चन है ऐसा, दो संख्याओं का योग 8 दिया है तथा गुणनफल 15 है उनका, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन बताए हैं और आप बनाइए होइएगा इसको। दो संख्याओं का योग x प्लस वाई अगर मान लेते हैं 8 और इसका गुणनफल तो x इंटू वाई इजकल टू 15 दिया गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बताया गया है सेट में, आप बनाइए। तो x माइनस वाई के मान निकालते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई के टर्म में, तो लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। जो भी फार्मूला यहाँ लिखा जा रहा है, फार्मूला कोई होता नहीं है, फार्मूला अपना से बनाया जाता है, तो आप बनाने का प्रयास जरूर करें। फार्मूला जो बनाना सीख लिया वो किसी भी क्वेश्चन को बनाने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, 64 माइनस 60 अर्थात 4 आ जाएगा। तो x माइनस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इजकल टू 8 और x माइनस वाई इजकल टू 2। तो x का मान निकालेंगे तो x मान क्या हो जाएगा, इधर वाला का मान निकालते हैं, दोनों का जोड़ के आधा करेंगे अर्थात 5, और y का मान दोनों में से घटा के डिफरेंस लेके और बटा 2 करेंगे अर्थात 3। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन की ये मान नहीं दिया हुआ। बार बार क्वेश्चन में बता चुके थे हम आपको कि जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसका अंतिम लाइन जरूर पढ़ लीजिए, ज्ञात क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट इतना ही देखेंगे आंसर, ऑप्शन में ही रहेगा, तुरंत मार के चलेंगे, वो जो गलत होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 1 बटा इसका व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x अर्थात 1/5 प्लस 1/3, इसका एलसीएम लेंगे और गुना भाग करेंगे तो 8/15 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 8/15। 3 5 का एलसीएम 15 होता है, जोड़ेंगे तो 8/15 राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दिया गया है x प्लस 1/x इजकल टू -2, तो x के पावर 2n प्लस 1 बट्टा x के पावर 2n प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, n एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बताए थे आपको जब भी x प्लस 1/x का मान अगर 2 हो तो x का मान हमेशा ऑलवेज क्या होता है 1। ये आप ध्यान में रखिए। जब x प्लस 1/x का मान 2 होता है
तो क्वेश्चन में हमेशा हमेशा x के मान 1 होता है। यही इसका एक तरीका होता है। आप इसको द्विघात समीकरण के द्वारा सॉल्व कीजिएगा तो 2 अपने आप आ जाएगा। अगर यहाँ -2 दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि -1 और -1 -2 होता है। आप ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा कोई फॉर्म हो और ये फॉर्म पूछ रहा हो, या पूछ रहा हुआ x के पावर 35 माइनस प्लस x के पावर 35, जब तक पावर जो है ऑड रहता है तो इसका मान हमेशा क्या होगा -2 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यहाँ अंतिम में आ गया, इसका मतलब पावर क्या हो गया ऑड हो गया। अगर यहाँ पर इवन रहता तो इसका आंसर केवल 2 होता। ठीक है, यहाँ माइनस है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अगर यहाँ पावर जो है इवन रहता तो -1 के पावर इवन सम संख्या, अर्थात क्या आता है वो पॉजिटिव नंबर आता है। लेकिन पावर जो हमेशा अगर ऑड रहेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 2n+1 ऑड नंबर है। ये आप एपी पढ़े होइएगा तो जानते हैं कि एपी में ऑड नंबर मानने का तरीका यही होता है। इसलिए इसका मान क्या होगा हमेशा हमेशा -2 इसका भी होगा और -2 इसका राइट आंसर होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 3 टू द पावर x+1 इजकल टू 81 और 81 के पावर x-1 इजकल टू 3 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है x का मान ज्ञात करें। आइए ध्यान देते हैं इस पर। क्वेश्चन दिया गया है 3 के पावर x+y इजकल टू 81। ऐसा क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कि 3 के पावर x+y, जब भी ये पावर फॉर्म में होता है तो अगला को भी कोशिश करते हैं कि ये पावर फॉर्म में आ जाए। तो 3 के पावर 4 81 होता है। दोनों का बेस सेम हो गया। आप जानते होइएगा a के पावर n इजकल टू a के पावर m होता है। तो दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है अपने आप बराबर हो जाता है। तो 1 नंबर इक्वेशन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर कि 81 के पावर x-y इजकल टू 3 दिया हुआ है। तो बताए हैं कि बेस हमेशा सेम किया जाता है, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं हम 3 के पावर x-1 लिख सकते हैं इजकल टू 3 की पावर 1। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो कुछ बहुत सारे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि यहाँ पर 0 नहीं। अगर इसके पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हमेशा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 3 के पावर 4 के पावर क्या हो जाएगा x-y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के पावर 4 क्या होता है 81 होता है। दोनों का बेस सेम, यहाँ पर गुना कराते हैं 3 के पावर 4x - 4y। आपको पता होगा कि जो दोनों क्या होता है पावर में जो होता है तो गुना होता है, 1 लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम हो गया, अर्थात लिख सकते हैं 4x - 4y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर इस इक्वेशन में अगर 4 से गुना कर दे तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जोड़ देंगे तो दोनों कट जाएगा, अर्थात इसको गुना करेंगे तो 4x + 4y इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। 4x + 4y इक्वल टू 16, 4x - 4y इक्वल टू 1। हमको मान निकालना है x का, न कि y का। तो y को हम काट सकते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं यहाँ पर तो 4y से 4y कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा हमारा 8x इक्वल टू, दोनों जोड़े हैं तो 17। तो x का मान क्या हो जाएगा 17/8, जो मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, अंक मिले, और उसके अंक दोनों के योग के 56% है। तो उनका प्राप्तांक ज्ञात करें। क्या है, आइए प्यार समझते हैं क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत ही, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हो गया।
एक विद्यार्थी और दूसरा विद्यार्थी। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से इधर बोर्ड की ओर देखिए और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन देखिए। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं। मान लीजिए इसको x मिल रहा है तो इसको x + 9 मिल रहा है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक छात्र को दूसरे छात्र से 9 अंक अधिक मिलते हैं तो 9 अंक अधिक दे दिए। और क्या होता है, और सब्जेक्ट डिनोट करता है, अर्थात इस छात्र को इसके अंक दोनों के योग x + 9, ठीक है। इस छात्र को दोनों के अंक का उसके अंक दोनों के योग, इसका अंक और इसका अंक अर्थात 2x + 9 दोनों का योग का 56% है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़े और ये देखें क्या इक्वेशन सही है या गलत है। एक बार क्वेश्चन अपना से पढ़े और इसको देखें कि सही है या गलत है। बिल्कुल आप लोग मिला ले होइएगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट सही है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो आएगा जो मेरा क्या होगा, आंसर होगा। 100 से गुना करते हैं, 100x + 900 = 56 से गुना होगा 112x + 56 5 50 हो जाएगा, ठीक है। 54 5 45 50, ठीक है। आइए x इधर इसको लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 12x। देखिए इधर से ये आएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये भी इधर घटेगा तो क्या होगा माइनस में जाएगा। अर्थात 900 में से 500 घटेगा 400 और 4 और घट जाएगा तो 396। यहाँ तक कुछ समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। x बराबर क्या होगा, 12 36 12 36। तो x का मान मेरा क्या आया, जब पहला स्टूडेंट जो आया उसे कितना आया 33 आया, तो दूसरा स्टूडेंट को कितना आएगा x + 9 अर्थात 33 और 9 42। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो उनका प्राप्तांक क्या है, तो एक का 33 है और दूसरा का 42 है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा एक परीक्षा में 65% छात्र मैथ में, गणित में, 68% भौतिकी में और 30% दोनों में सफल होते हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए हैं। आइए क्वेश्चन बताया था, जब भी अगर इस फॉर्मेट आए क्वेश्चन तो क्या करना है, उसको डायग्राम के थ्रू बनाइए, आसानी होता है। मैथ में अगर 65% और फिजिक्स में 48% और दोनों में कितना 30%, तो इसको डायग्राम के थ्रू बनाइए। आप डायग्राम से इसको आसानी से आप कवर कर सकते हैं। ये हो गया दोनों वाला, दोनों कितना है 30% हो गया। अरे बोलो, ठीक है। मैथ प्लस फिजिक्स, ठीक है। इसमें 65% है, 30% ले लिया तो बचा कितना 35%। अरे बोल दो, इस 30% ले लिया तो ये कितना बचा 18%, तो इसका भी 48 हो गया। तो कितना पास हुआ, अगर बात करें कि पास स्टूडेंट कितना हो गया, तो 35 + 30 65, 65 + 15 कितना होता है 83। 83% अगर पास होते हैं तो फेल कितना हो गया 17%। बिल्कुल राइट आंसर इसका होगा। बात समझ में आ रही होगी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी की गई, उसके पुराने मूल्य को पुनः प्राप्त करने के लिए, पुनः पाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, ठीक है। आइए 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, हम जानते हैं कि 1/10।
कोई दिक्कत नहीं। मान लेंगे ये सीपी हो जाएगा, चाहे छोड़िए सीपीयू। पहले 10 था तो अब कितना हो गया 9, एक की कमी की गई। इतना एक बार फिर से पढ़े और समझे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या सही लिखा गया है। जी हाँ बिल्कुल, आप सही पढ़े और जी बिल्कुल सही लिखा गया। क्वेश्चन क्या है, 10% की कमी की गई, अर्थात 1/10 इसका फ्रैक्शन होता है। पहले 10 था तो एक की कमी अर्थात 9 हो गई। बात मेरी समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन पूछ रहा है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि उसके पुराने मूल्य को पुनः पाने के लिए, पुराना मूल्य कौन था ये, और नया मूल्य कौन था ये। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि पुराने मूल्य को पाने के लिए, तो पुराने मूल्य को पाने के लिए क्या +1 जाना होगा, तो +1। बात यहाँ तक समझ में आ रही होगी। पुराने मूल्य को पाने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि की गई है, तो पुराने मूल्य को पाने के लिए 1 की वृद्धि कितना से किया गया है 9 से, तो 100 पर कितना। बात समझ में आ रही होगी। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप लोग समझते रहिएगा, इससे कम है तो 1/10 गुना 100 मारेंगे 10% धरने से आपका गलती हो जाएगा। क्वेश्चन के लैंग्वेज एक बार आराम से समझे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपका आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपया में 4 आम कम खरीद पाता है या खरीदता है। तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से दोहराता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है, आप समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि बार बार बोलते हैं हम कि अर्थमेटिक का मतलब होता है क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ लेना। क्वेश्चन दिया गया है, आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, बस एक लाइन। एक व्यक्ति 40 रुपया में 4 आम कम खरीद पाता है या खरीदता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। आइए देखते हैं। मान लेंगे किसी व्यक्ति का सीपी कितना हो गया 100। ठीक है, 20% की वृद्धि अर्थात कितना हो गया 120। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो एक बार बता दे, नहीं होना चाहिए। कितना से कम किया गया 20 का कमी किया गया कितना से, ध्यान से बताए। जब भी पूछा जाए कितना से कमी किया गया तो 100 पर, लेकिन यही क्वेश्चन अगर बताया कि जे कितना से वृद्धि किया गया, सॉरी 100 नहीं 120 पर। कमी यहाँ से किया गया लेकिन वृद्धि किया गया कहाँ से किया गया 100 से। इसलिए आप लैंग्वेज पर जरूर ध्यान दें, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है। जब इसको काटते हैं तो 1/6, ये माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं कि ये एक कम हो रहा है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। एक व्यक्ति 40 रुपया में 4 आम कम खरीद पाता है, लेकिन यहाँ कितना आम कम खरीदता है, 1 यूनिट बराबर 4, तो 6 यूनिट बराबर 24 आम कम खरीद पाता है। आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो एक्चुअली में ये जो आपका दिया गया है 24 आम, ये किसके बराबर 40 रुपया में 24 आम क्या होगा कम खरीद पा रहा होगा। आप मेरी बात क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। तो 24 रुपया में 40 आम कम खरीद पा रहा होगा, तो 1 रुपया में कितना आम खरीदेगा 40/24। यहाँ तो कोई समस्या समझने में नहीं होनी चाहिए। जो ये 24 आम कम खरीद रहा है, इसके मतलब आप क्या समझे कि 40 रुपया में एक्चुअली में 40 रुपया में क्या होगा 24 आम कम खरीद रहा होगा। ठीक है, तो 24 रुपया में 40 आम कम खरीद पा रहा होगा, तो 1 रुपया में 40/24। तो क्वेश्चन बोल रहा है 15 रुपया में, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखते हैं 40/24 गुना 15,
किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 अठे 8 पच्चे 40, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 25। क्या होगा 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें, तो 15 आमों का मूल्य कितना हो गया 25 रुपया। दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहे हैं, आप इसको एक बार जरूर समझे और वह अपना से बनाने का क्वेश्चन प्रयास किया जाए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपया है और उस पर 2 लगातार छूट 20% और 10% की छूट दिया गया या जाता है, तो छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर एमपी कितना है हमारा 900 रुपये लेते हैं, तो हम जानते हैं कि हमेशा डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमपी पर दिया जाता है। इस पर 20% का छूट, अर्थात 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, अर्थात 5 पर 1 छूट दिया गया, लिख सकते हैं 4/5। अरे बोलो, तो 900 का 4/5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 720। लेकिन इस पर एक और छूट दे रहा है, तो क्या दे रहा है छूट, अगला 10% दे रहा है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है फ्रैक्शन, लेकिन क्या हो रहा है एक डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना होगा 9/10। ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो 720 का 9/10 निकालेंगे, इससे कटेगा 18, 1 63, 1 64, ये 648 क्या हो जाएगा हमारा। लगातार 2 छूट देने के बाद जो हमारा आंसर है इतना में वो सामान बेचा जा रहा होगा, अर्थात इसका विक्रय मूल्य कितना होगा 648। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। एक बार अपना से क्वेश्चन जरूर पढ़ें और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन दिया गया है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन। 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो लागत मूल्य क्या कहलाता है, सीपी कहलाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कितना दिया है 50 किलोग्राम। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। पूछ रहा है इसमें कितना पानी मिलाया जाए। एक बात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बताए थे जब भी क्वेश्चन में अगर पानी या कुछ भी मिलाया जाए तो 100% क्या होगा, वो प्योर मिलाया जा रहा होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। वो जब भी पानी मिलाया जा रहा होगा इसमें 100% प्योर शुद्ध पानी मिलाया जा रहा होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ। अब यह बताइए आप कि लाभ कितना हो रहा है, इसमें 10% का लाभ हो रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये 10% लाभ होता है, किस पर लाभ होता है, हम क्या बताते हैं आपको, लाभ किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है। अर्थात अगर 10% का फ्रैक्शन लिखते हैं यहाँ पर, तो 1/10, अर्थात सीपी पहले कितना था 10, तो बेचा कितना होगा 11 में बेचा होगा। क्यों, क्योंकि 10 का सामान पर 1 लाभ होता है, तो 10 का सामान 11 में बेचा होगा, तभी तो उसको 10% लाभ हुआ। हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए सीपी कितना दिया क्वेश्चन 50 रुपया, तो 10 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा 50, तो 5, तो 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 55। आप यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए नया सीपी एसपी कितना आ गया मेरा 55 रुपया। अब आप बताइए कि पुराना हमारा सीपी था कितना, खरीदा कितना बता 50 केजी सामान खरीदा था, बेच रहा है 55 केजी, अर्थात दूध तो मेरा 50 केजी है, उसमें कितना फेंटा गया होगा पानी। अरे बोल दो जी, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि 50 केजी दूध तो मेरा फिक्स है और उसमें पानी फेंटा जा रहा है, दूध तो नहीं फेंटा जा रहा है।
अर्थात इसमें 5 kg और क्या होगा, पानी फेंटा जा रहा होगा, जो मेरा 5 kg यही आंसर होगा। क्वेश्चन को आप समझ पा रहे होंगे आसानी से, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दूध वालों ने 630 रुपया में 70 लीटर दूध खरीदता है और 5 लीटर साफ फ्री में पानी डालता है उसमें, तो मिश्रण को 9 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। आइए आप क्वेश्चन का सीपी क्या लिए, 630 रुपया। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़े कि 630 रुपया में 70 लीटर दूध खरीदा गया, ठीक है। लेकिन जब बेचने के बारी आ रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ कल का दूध डाल रहा है उसमें, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अर्थात पानी मिला रहा है उसमें, तो कितना दूध खरीदा था, 70 लीटर दूध लिया था, लेकिन 5 लीटर दूध मिला रहा, पानी मिला रहा, तो 75 लीटर दूध हो गया। अरे बोलो, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। 75 लीटर हो गया। अब जो बेचेगा कितना बेचेगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में कि मिश्रण को 9 रुपया अर्थात 75 लीटर जो दूध हुआ 75 लीटर, इसको बेचेगा कितना के भाव से, 9 के भाव से बेचेगा, ठीक है। तो क्या आया मेरा रिजल्ट, 45, 3, 63 और 7, 70, 45, 4, 63, 50, 67। वो मिश्रण 5 लीटर उसमें पानी फेंटने के बाद, मिलाने के बाद मिश्रण को कितना बेचा, 675। खरीदा कितना में था, 630। आइए देखिए इधर बोर्ड की तरफ, हो गया, बहुत हंसी मजाक चलता रहता है। कोई व्यक्ति 630 रुपया में दूध खरीदता है, एग्जैक्टली शुद्ध दूध विदाउट पानी का, और उसमें 5 लीटर पानी मिक्स किया, अर्थात 70 लीटर दूध था, पहले 5 लीटर मिक्स किया, 75 लीटर हो गया। ये 75 लीटर को 9 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेचता है, अर्थात 675 में बेच दिया। अब तो आप निकाल सकते हैं कि इतना का सामान इतना बेचा गया, तो प्रॉफिट एकदम प्रॉफिट होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा आप समझ सकते हैं कि 630 का सामान 675 में बेचा जा रहा है, तो कितना प्रॉफिट, 45 का, ठीक है। 45 का प्रॉफिट कितना पर, 630, तो 100 पर कितना, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 9 पच्चे 9 सत्ते। अरे बोल दो, ठीक है, ठीक ही होगा, 50/7। जब इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो 7 सही 1/7%, बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें और आप क्वेश्चन ध्यान से बनाएं कि कितना लीटर मिश्रण किया जा रहा है, क्या फेंटा जा रहा है, पानी फेंटा जा रहा है कि मिट्टी फेंटा जा रहा है कि तेजाब फेंटा जा रहा है, क्या फेंटा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह दिया गया है, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% की लाभ कमाता है। 25% की लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया जाए तो पानी और दूध का प्रतिशत ज्ञात करें। दूध में यहाँ पर होगा कितना पानी मिला दिया जाए या दूध में पानी मिला दिया जाए। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हम पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर अर्थात क्रय मूल्य पर दूध बेचकर 25% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। जब 25% यहाँ पर दिया गया है, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है। आपको हम हमेशा बताए हैं कि नीचे वाला जो संख्या होता है वास्तविक संख्या होता है, जबकि इसमें जो संख्या क्या होगा, आप यहाँ समझ रहे होंगे, जितना क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इसी से डिसाइड किया था कि नीचे इसमें क्या होगा। अगर बेचकर होगा तो एसपी होगा, यहाँ पर दूध दिया है तो दूध होगा, अर्थात ये मिल्क होगा,
बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो उसमें मिल्क में पानी, दूध में कितना पानी मिलाया होगा? 1 मिलाया होगा, यही तो मिलाया होगा। वाटर फ्री मिलाया होगा, वाटर, क्योंकि वाटर जो होता है पानी फ्रीली मिलाया था, जितना मन के उतना मिला सकता है वो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पानी और दूध। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पहले पानी है, उसके बाद दूध है। और पानी और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 1:4। इसका राइट आंसर। यही क्वेश्चन पूछा है कि पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जरूर ऐसा ध्यान दें कि कितना दूध में पानी मिलाया जा रहा है, उस पर ध्यान दें, क्योंकि ऊपर वाला जो होता है हमेशा अधिकतर क्वेश्चन में निकलता है ये पानी मिलाया जा रहा है अधिकतर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 गेंदों को 720 रुपया में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रति गेंद लागत मूल्य ज्ञात करें। 5 गेंदों के लागत मूल्य पर, तो यहाँ पर पहले एसपी क्या हो जाएगा मेरा? 720। क्यों कि 720 गेंदे बेचने पर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सीपी हमारा क्या हो जाएगा? 17 है, तो मान लेंगे कि x रुपया प्रति गेंदा है, तो 17 गेंदा क्या हो जाएगा? 17x। ठीक है, 5 गेंदे के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, अर्थात लॉस कितना दिया है? 5। तो x माने है तो 5x मान सकते हैं। यहाँ तक कि कोई समस्या हो तो आप बताएं जरूर। ठीक है, 720 रुपया में बेचा जा रहा है गेंदा। सीपी मान लिए 17x, ये मान लेंगे कि सीपी बराबर x रुपया प्रति गेंद। सीपी बराबर मान लेंगे x रुपया प्रति गेंद क्या हो जा रहा है? खरीदा जा रहा है। तो 17x 17 गेंदों को बेचने पर कितना हो रहा है लॉस? 5 गेंदे के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस 5%। ठीक है, आप बहुत प्यारा सा कंसेप्ट जानते हैं कि लॉस कब होता है? जब सीपी कम ज़्यादा में खरीदा जाए और कम में बेचा जाए तो क्या होता है? लॉस होता है। अर्थात फार्मूला बनता है सीपी माइनस एसपी इजकल टू लॉस। आप जानते होइएगा सीपी कितना है? 17x माइनस एसपी कितना है? 720 बराबर 5x। आप समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाहते हैं। इसको इधर और इसको इधर, तो 12x इजकल टू 720, तो x इजकल टू 12×6 = 72। 60 रुपया प्रति गेंद जो क्या है उसका लागत मूल्य, जो सीपी माने थे हम, यही मेरा आंसर आ गया हो। ठीक है, बहुत प्यारा कंसेप्ट के साथ आप समझ पाए क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर, देखिए क्वेश्चन बताए थे जब तक क्वेश्चन आपको नहीं कहे कि विक्रय मूल्य पर लाभ होता है तो आप क्वेश्चन हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करें। देखिए यहाँ पूछ रहा है यह लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अगर सीपी यहाँ पर है और एसपी यहाँ पर है, सीपी जो है अगर 5 है तो वस्तु कितना बेचा जा रहा होगा? 6। आप बात समझ पा रहे होंगे। अगर यहाँ पर थोड़ा देखते हैं, सीपी माइनस एसपी बराबर क्या? एसपी माइनस सीपी बराबर क्या होता है? प्रॉफिट होता है, पता है हमको। क्वेश्चन कर रहा है कि एसपी जो है यहाँ पर, सीपी जो यहाँ पर आ रहा है, इसका एक का लाभ होता है किस पर? विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। अर्थात डायरेक्ट आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ दिखा दिए आपको कि इतना माइनस इतना बराबर प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर यह विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ा जाए, तो विक्रय मूल्य पर जोड़ा जाए
तो एक 5 में एक जोड़ा जाए तभी तो विक्रय मूल्य आ रहा है 6। तो एक जोड़ा जा रहा है किस पर, विक्रय मूल्य पर जोड़ा जाए तो 100 पर कितना होगा। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन 16 सही 2/3%, क्या होगा आंसर। आपको क्वेश्चन में बताया होंगे जब तक क्वेश्चन ये नहीं कहे कि आप लाभ विक्रय मूल्य पर निकालें तब तक आप हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर निकालें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्रय मूल्य पर दिया था कि 20% लाभ होता है, लेकिन क्वेश्चन दिया था कि विक्रय मूल्य पर अब लाभ निकाले, अब तो विक्रय मूल्य पर हम निकाल दिए। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज हल्का यहाँ पर चेंज है, कुछ भी हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, ए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 122 है, तो धनराशि ज्ञात करें। आइए, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है, आप इसको आपको याद होना चाहिए, याद होगा। 3 वर्ष के लिए होता है R² बटा 10,000 इंटू 300 प्लस R बटा 100 इजकल टू D/P। ये जो D होता है यही होता है क्या हमारा CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये 3 वर्ष के लिए होता है। इसी तरह 2 वर्ष के लिए भी होता है R² बटा 10,000 इजकल टू D/P होता है 2 वर्ष के लिए। ये 3 वर्ष के होता है। मान पुट करें और आंसर ले आए। R² के मान तो 25 बटा 40, यहाँ पर R 5 रखेंगे तो 305 बटा 100 इजकल टू 122 बटा P निकालना है, प्रिंसिपल हमको निकालना है, धनराशि निकालना है। ठीक है, आप इसको काटे 5 से 20, 5 से 61, 61 दूनी 222, 25 चौका 100, P का मान क्या आ जाएगा 16,000, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरह कितने वर्ष में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 92,926.10 रुपया हो जाएगी, तो यदि ब्याज अर्धवार्षिक है। ठीक है, कितने वर्ष में टाइम पूछा हुआ है, यदि ब्याज, ध्यान दें यहाँ पर, यदि ब्याज क्या हो अर्धवार्षिक, तो क्या करें 10% लेते हैं। इससे पहले आप यहाँ पर टाइम निकालना हो तो पहले इसको ले लीजिए। ये हो गया प्रिंसिपल, हम जानते हैं ये प्रिंसिपल इधर वाला होता है और अमाउंट ये होता है। ये हो गया 800 रुपया और ये हो जाएगा 926.1। यहाँ तक कुछ समझने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे तो ये वो जीरो यहाँ बैठेगा क्योंकि रेशियो है बट्टा। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, जब भी आपको टाइम निकालना हो तो बताए थे शॉर्ट तरीका इसका कि इसका क्या करें, रूट करें, इसका रूट करें और ये देखें कि क्यूब में है कि स्क्वायर में है, तो देखते हैं इसका क्यूब फॉर्म निकल सकता है, अर्थात ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। ये आप नहीं लिखे तो अच्छा माना जाएगा। हम जानते हैं कि 20 का क्यूब इतना है, 21 का क्यूब इतना होता है, तो बेसिकली हम जानते हैं कि पावर जो n होता है n, ये हमारा क्या होता है आंसर होता है 3 साल। बात समझ में आ रही होगी। लेकिन जब ये वार्षिक हो तब ये 3 साल होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, ब्याज जो है अर्धवार्षिक, अर्थात साल में कितना अर्धवार्षिक 6 मंथ का हो गया, अर्थात साल में 2 अर्धवार्षिक, 2 से भाग कर दिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 6,000 रुपया की उधार ली गई राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट फॉर्म CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो आप ये प्रिंसिपल लीजिए
और अमाउंट यहाँ पर लीजिए और परसेंट लिया है तो सीधे परसेंट से काम कीजिए। 5% का मतलब क्या होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट एक ब्याज जुड़ा 21 हो गया। प्रिंसिपल 20 है तो एक ब्याज जोड़ा 21 हो गया। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 441। ध्यान दें कि ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है हमेशा CI होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले 400 रुपया था, अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया गया 41 रुपया, तो 441 रुपया अमाउंट बन गया। इधर वाला अमाउंट होता है, इधर वाला प्रिंसिपल, आप जान रहे होंगे। तो 400 यूनिट किसको डिनोट करेगा 6000 रुपया को। तो 1 यूनिट किसको डिनोट करेगा 2 जीरो से 0 15, यही ना होगा। 1 यूनिट बराबर 15, तो 441। क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा कितनी हो जाएगी, अमाउंट पूछा है, पैसा पूछा है कितना रुपया हो जाएगी। 15 कम 15 के 5, 1 15 चौके 60, 61 6 60 6 66, ये हमारा क्या हो जाएगा इतना रुपया अमाउंट हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन यह दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताए कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यही ना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसा क्वेश्चन बनाए होंगे बहुत ज़्यादा, उम्मीद यही है। 6 दिन 18, इसका एलसीएम हो जाएगा 6 का 18, 9 दूनी 18। तो ए और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट काम कर रहा है, जिसमें ए जो है 2 यूनिट काम कर रहा है अकेले, तो बचा कितना 1 यूनिट काम करेगा। तो टोटल काम कितना दिन में करेगा 18/1 अर्थात 18 दिन। ये बी का काम बचेगा। ठीक है, आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है, या इफिशियंसी कर सकते हैं इसका इंग्लिश में। तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दे, यह ए है यह बी है। ऐसा क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। आइए आज कुछ ऐसा तरह सीखते हैं कि इसके बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और ऐसा क्वेश्चन में आप चुटकियों में बना सकते हैं। 60% कुशल है, इसका मतलब क्या, अगर 60% कुशल है इसका मतलब क्या हो जाएगा 6/10 लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 60% कुशल है कौन, बी जो है अधिक कुशल है। मतलब ए अगर मानते हैं अगर 100 मान ले यहाँ पर, तो यह 160 हो जाएगा। अरे बोल दो, या परसेंट में लिखिए तो यहाँ लिखिए 5, तो ये कितना हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन कुछ बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 60% अधिक कुशल है। ठीक है, तो ये हो गया इसका इफिशियंसी। तो ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अर्थात 12 गुना 5 60 दिन में कंप्लीट करेगा। अरे बोल दो, ठीक है। तो 60 दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 8 दिन में, अर्थात बी जो है 60/8 अर्थात कितना 15/2, 701/2 दिन।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान था। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है और ए और बी दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकता है, तो बी 42 पृष्ठ लिखने में कितना समय लेगा। आइए, ए जो है 25 घंटा में 75 पृष्ठ लिखता है, तो 75 पृष्ठ को 25 घंटा में लिख रहा है, तो ए जो है 1 घंटा में कितना पेज लिख रहा है, 3। 1 घंटा में 3 पेज लिख रहा है वो ए, सही है। अगर दोनों मिल जाए, ए प्लस बी अगर दोनों मिल रहा है, तो 135 पेज को 27 घंटे में लिख रहा है, अर्थात 27 बच्चे 5 घंटा में ए और बी दोनों मिल रहा है, तो 1 घंटा में 5 पेज लिख रहे हैं, और ए जो है अकेला जो है इसमें 3 पेज, 3 घंटे में ए 3 पेज 1 घंटा में लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें से ए प्लस बी दोनों जो है 5 पेज लिख रहे हैं, जिसमें से ए जो है 3 पेज लिख रहा है, तो बचा किसका, बी का 2 पेज लिख रहा होगा। अरे हाँ या ना बोलो। तो बी जो है 2 पेज लिख रहा होगा, तो लिखना कितना पेज है, 42 पेज लिखना है, तो कितना समय लगेगा बी को, 21 घंटा में पेज वो कंप्लीट कर देगा। बात समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको सीख मिलने को कुछ नया मिला होगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि इस वीडियो से आपको कितना हेल्पफुल रहा। अगर इससे अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए, कि इतना ही पढ़ाना दिया जाए, आप ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से कि अगर इससे अच्छा हो सके तो इससे अच्छा भी आपको कंटेंट दिया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।